कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे जाकर लड़ने की। अपनी बीवी बच्चों को बातें सुनाता रहता हर वक्त। लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती हैं। तुम कुछ बोलोगी वो झगड़ा करेगा, बदतमीजी करेगा। मोहल्ले वाले सिर्फ तमाशा देखेंगे, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। बातें अलग बनेंगी। नायला ने रोते हुए शांजे को समझाया। अम्मी इस तरह डरने से तो वो और हम पर हावी हो जाएगा, कभी भी किराया नहीं देगा। और ये बशीर कितना मनहूस आदमी है, हमेशा उससे पैसे देकर ही सौदा सलफ लिया है। उसे कौन सी मौत पड़ रही है उधार सामान देते हुए? कौन सा उसके पैसे लेकर हम अपनी कब्र में चले जाएंगे या घर छोड़कर भाग जाएंगे? शांजे गुस्से में बोली। जिन घरों में मर्द नहीं होते, मुआशरा औरतों को कमज़ोर और बेबस समझकर ऐसे ही दबाता है। तुम्हें किसी से भी कुछ बोलने की, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर औरतें अकेली हों तो उन्हें मर्दों से दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। जाओ, कल रात की दाल किचन में रखी है, खाना खा लो। मैं कुछ न कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। नायला अपने आंसू साफ करती शांजे से बोली। इतने में घर का दरवाज़ा बजा। नायला ने जाकर दरवाज़ा खोला। ये किसका सामान लेकर आ गए हो भाई? नायला ने हैरत का इजहार करते हुए अपने सामने खड़े बशीर से पूछा, जो आटे की बोरी के साथ साथ 3 बड़े बड़े शॉपर में सामान लिए खड़ा था। शांजे सहन में खड़ी हुई बशीर को देखने लगी। बहन जी, ये सामान महीने भर का राशन है, जो आप हर माह हमारी दुकान से लेती हो। मैंने सोचा आप कहाँ इतनी दूर चल कर आओगी, मैं खुद ही सामान आपके घर पहुँचा देता हूँ। बशीर काफ़ी तमीज़ और खुशी अखलाक़ी का मुजाहरा करता हुआ बोला। भाई ऐसा है कि अभी हमें इस सामान की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस ले जाओ। मैं खुद बाद में आकर ये चीज़ें ले लूँगी। सारे सामान की ज़रूरत होने के बावजूद पैसे न होने की वजह से नायला ने बशीर को जवाब दिया। बहन जी, अब ये सारे सामान मैं वापस लेकर तो नहीं जाऊँगा। ये सामान आप रख लो, पैसों का मसला नहीं है। जब कभी आपके पास हो आप तब दे देना। आप हमारी पुरानी ग्राहक हो, कोई मसले की बात ही नहीं है। बशीर लहजे में शीरनी खोलते हुए नायला से कहने लगा, जबकि नायला के उधार के बोलने पर वो उससे काफ़ी बदलिहाजी कर चुका था। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे एहसान की। अपना ये सारा सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शांजे चीख कर बशीर से बोली। शांजे, बिल्कुल खामोश हो जाओ और कमरे में जाओ अपने। नायला ने तेज़ लहजे में बेटी को टोकते हुए कहा। सही है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पैसे मैं आपको 1 या 2 दिन में पहुँचा दूँगी। नायला ने बशीर से कहा। पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है बहन जी, आप अगले माह एक साथ दे दीजिएगा। अगर तब भी पैसे मौजूद नहीं हुए तो कोई मसले की बात नहीं है। आप बहनों की तरह हैं और अब आपको दुकान पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दुकान काफ़ी दूर है, आप कहाँ पैदल चल कर आओगी? महीने की पहली तारीख पर छोटा खुद आकर सामान आपको दे दिया करेगा। बशीर खुश अखलाक़ी से बोलता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि नायला और शांजे दोनों उसके रवैये पर हैरान रह गई। अभी वो हैरत ज़दा होकर एक दूसरे से बात करती। दरवाज़ा एक बार दोबारा बजा। नायला ने जाकर दरवाज़ा खोला। 14 साला बच्चा, जो कि गोश्त की दुकान पर काम करता था, सामने खड़ा था। आंटी, ये मैं बिल्कुल ताज़ा गोश्त लेकर आया हूँ, बच्चे ने चिकन और कीमे का शापर नायला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मगर बेटे, ये क्यों लेकर आए हो? मैंने तो तुमसे गोश्त का नहीं कहा। अब नायला हैरतज़दा होकर उस बच्चे को देखती हुई बोली। अरे, सुबह ही तो भाई से कहा था आपने कि 2 किलो चिकन और 1 किलो कीमे का। ये जल्दी से पकड़े, दुकान पर ग्राहक इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चा ज़बरदस्ती नायला के हाथ में शॉपर थमाकर चला गया। शांजे नायला को किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई हैरत से देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नायला शांजे को देखती हुई कहने लगी और गोश्त की शॉपर फ्रिज में रखने लगी। तब एक बार फिर दरवाज़ा बजा। अब की बार शांजे ने दरवाज़ा खोला तो ऊपर किराएदार वाली आंटी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। अरे नायला बहन, ये लो पैसे और अच्छी तरह गिन लो, पूरे 3 माह का किराया है। वह खुतून ज़बरदस्ती मुस्कुराती नायला को पैसे देने लगी। आज कैसे याद आ गया आपको किराया देना? शान से अकरम क्या अम्मा अम्मा को देखते हुए पूछने लगी। शान से नायला ने शानजे को आंखें दिखाते हुए टोका। 1 मिनट अम्मी, ज़रा मालूम तो होने दें। हाँ तो आंटी, ज़रा आप मुझे बताने की जहमत कर सकती हैं, ये शर्म आपको किसने दिलाई? शानजे अकरम की माँ की तरफ देखकर संजीदगी से पूछने लगी। ए लो लड़की, एक तो मैं किराया लेकर आई हूँ, ऊपर से तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अकरम की अम्मा ने अपने सामने इस चटांग भर की लड़की को देखते हुए कहा। अगर आपको किराया लेकर आई हैं तो कोई एहसान नहीं कर रही हमारे ऊपर। आप सिर्फ मुझे इसका नाम बताएं जिसके कहने पर आप ये किराया लेकर आई हैं। शानजो को अब यकीन होने लगा, इन सब के पीछे ज़रूर किसी न किसी की कारस्तानी हो सकती है। वह सुबह सवेरे अकरम के अब्बा के पास कोई एसपी आया था। बड़ा ही रौब दिखा रहा था। हम गरीबों पर अकरम के अब्बा को तो बुरी तरह धमका कर गया है और ये भी कह कर गया है कि अगर इंसानों की तरह रहना है तो किराया देकर रहो। अगर ना अरे नाइला बहन, तुम तो जानती हो हमारे खुद के हालात कौन से इस काबिल हैं। बस महीने की 6-7 तारीख तक मोहलत दे दिया करो, तुम्हें किराया मिल जाएगा और हमें घर खाली करने का हरगिज़ मत कहना। अकरम की माँ मिन्नत समाजत करती हुई बोली और वहाँ से चली गई। कहीं नौफल का जिक्र तो नहीं कर रही है? अभी शान से किराएदार की बात पर सही से हैरान भी नहीं हुई थी कि नाइला के मुंह से नौफल का नाम सुनकर उसे करंट लगा।
आप जानती हैं उस घटिया इंसान को? शानजे ने नायला को देखते हुए पूछा। शानजे, मैं देख रही हूँ, दिन ब दिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत ख़राब होती जा रही है। ज़रा तमीज़ से बात किया करो। हाँ, जानती हूँ। 3-4 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी उससे। जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आ रही थी, तब रास्ते में गिर गई थी। उसी ने अपनी कार में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ा था। बहुत नेक बच्चा है। नौफल नाम बता रहा था, और ये भी कि वो पुलिस की नौकरी करता है। कह रहा था कोई भी काम हो मुझे याद कर लीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर भी देकर गया है। नायला शानजे को देखते हुए बताने लगी। नायला का नौफल का नेक बच्चा कहने पर शानजे का दिल चाहा वो अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा करे। और आपने उसे हमारे घर के सारे मसले बता दिए। शानजे ने अफसोस से सर झटका। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल समझा हुआ है मुझे कि किसी अजनबी के सामने अपनी मुफलिसी का रोना रूंगी? मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा उसे ये सब कैसे मालूम हुआ। मगर तुम उसे कैसे जानती हो? नायला अब शानजे से पूछने लगी, जिस पर शानजे ने पहली मुलाकात का गोल करके सरसरी से अंदाज में नाया कि मंगनी वाले दिन के बारे में कुछ सच्ची कुछ झूठी बात बताकर उन्हें बता दी और कमरे से चली गई। सुबह जब शानजे कॉलेज के लिए घर से निकली तो रोज़ मामूल की तरह वो तेज़ कदम उठाती हुई चल रही थी। 15 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप था, जहाँ से वो हर रोज़ बस में वो कॉलेज पहुँचती थी। इतने में अचानक एक रिक्शा आकर उसके पास रुका और वो अपने ही ख्यालों में मगन थी, इसलिए डरकर पीछे हटी। आ जाओ वापस, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाला, जो कि उसी के हम उम्र था और इसी मोहल्ले में रहता था, शानजे को देख कर बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देने के लिए हराम के पैसे नहीं है मेरे पास। मैं बस में ही जाऊँगी, तुम अपना रास्ता नापो। शानजे को सुबह ही सुबह रिक्शे वाले का फ्री होना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपसे कौन सा पैसे मांग रहा हूँ? आप बहनों जैसी हो मेरी। नखरे छोड़ो और जल्दी से बैठ जाओ। रोज़ छोड़ कर आऊँगा और कॉलेज से वापस भी लेकर आ जाऊँगा। 2 बजे छुट्टी होती है ना? वो शानजे से कन्फर्म करता हुआ पूछने लगा। कॉलेज नहीं, जिसने तुम्हें मेरा भाई बनने के लिए कहा है, ज़रा उसी के पुलिस स्टेशन लेकर चलो मुझे। शानजे रिक्शे में बैठते हुए रिक्शे वाले से बोली। खामोश क्यों हो गई हो? नुमैर, बताओ ना, कैसे लगे मेरे फ्रेंड्स? अभी थोड़ी देर पहले ही जोजो और टीना मिनाल और नुमैर से मिलकर गए थे। नुमैर मिनाल को काफ़ी दिन से टाल रहा था, मगर आज मिनाल के बेहद इसरार पर वो ऑफिस से ब्रेक टाइम में उसके बताए गए रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पहले से ही मिनाल के अलावा जोजो और टीना मौजूद थे। उनसे मिलवाने के लिए मिनाल ने नुमैर को बुलाया था। सही बताऊं तो मुझे ये तुम्हारे फ्रेंड्स ज़रा भी अच्छे नहीं लगे। कितना बनावटी अंदाज था ये यार दोनों का। टीना, वो तो ऐसे डींगे मार रही थी जैसे उसका बाप कितना बड़ा डायरेक्टर हो, और वो जोजो कैसे हाथ हिलाकर बात कर रहा था, कहीं से मर्द ही नहीं लग रहा था, बल्कि पूरा। नुमैर मिनाल के सामने अपनी राय देने लगा, मगर मिनाल के तासरात देखकर अपनी बात मुकम्मल किए बिना चुप हो गया। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता नुमैर कि तुम यूँ मेरे फ्रेंड्स की इंसल्ट करो, मिनाल ने बुरा मनाते हुए कहा, और चेयर से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगी। मिनाल को उठता देखकर नुमैर भी उठ गया। ओ कम ऑन मिनाल, इस बात को लेकर मुंह बनाकर मत बैठ जाना प्लीज़। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे लगे हैं। जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया, बात ख़त्म। नुमैर मिनाल के साथ चलते हुए बोलने लगा। मैंने कभी नौफल के बारे में तुम्हें इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं? मिनाल ने चलने के साथ ही गर्दन मोड़कर नुमैर को देखकर पूछा। तो नौफल ने कौन से तुम्हारे सामने कभी कोई कार्टून्स वाली हरकतें की हैं? वो एक डिसेंट बंदा है, नुमैर धूप से जवाब दिया, जिस पर मिनाल कुछ कहे बिना कार की तरफ आई। नुमैर ने आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। मिनाल कार के अंदर बैठ गई। मिनाल, प्लीज़ यार, किसी तीसरे को लेकर अपना और मेरा मूड ख़राब मत किया करो। और अब बताओ, चल रही हो ना इस वक्त मामा को देखने? नुमैर ने कार स्टार्ट करते हुए मिनाल से पूछा, जिसका भी मुंह बना हुआ था। कल रात से ही सरवत की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह अपने रूम से नहीं निकली, जिसकी वजह से निहाल ऑफिस जाने की बजाय सरवत को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरवत को मेंटली स्ट्रेस की वजह से मेडिसिन देकर रेस्ट करने का कहा। नुमैर वापस ऑफिस चला गया था, मगर 2 बार उसने निहाल को कॉल करके सरवत की तबीयत का पूछा था। ऑफ कोर्स सरवत आंटी को देखना भी ज़रूरी है, ले चलो, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी, बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मिला है, मिनाल ने नुमैर को देखते हुए कहा। आई नो यार, तुम्हारा शेड्यूल काफ़ी बिजी है। खैर, तुम्हारा इतना भी एहसान काफ़ी है कि तुमने मामा के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। ना चाहते हुए भी नुमैर ने तंज़िया लहजा अख्तियार करते हुए कहा। नुमैर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि किसी तीसरे को लेकर मैं तुम्हारा और अपना मूड ख़राब नहीं करूं, और अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। थर्ड पर्सन की वजह से मेरा मूड ख़राब कर रहे हो, मिनाल ने उसको जवाब दिया। लिसन मिनाल, मेरी माँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में फ़र्क होता है। ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। तुम अपने असाइनमेंट की वजह से नहीं रुक सकती। मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी माँ, भाई बहुत वैल्यू लगते हैं। तो प्लीज़ आगे से बात करते हुए ध्यान रखना। मैं ड्राइविंग के दौरान बगैर उसे देखे बोले जा रहा था। वो कुछ दिनों से नोट कर रहा था, मिनाल सरवत और निहाल के जिक्र से बेजारी महसूस करती थी।
یہ بات نمیر کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کی بات سن کر منال خاموش ہو گئی۔